वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 95 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं यूपी पीसीएस के। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 96। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 96 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। वेदांत का प्रसार किया था उन्होंने शंकराचार्य ने, करेक्ट है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, ये भी करेक्ट है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। ए करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम ऐसा कुछ नहीं किया था, उन्होंने, गलत है यहाँ पर सी वाला स्टेटमेंट। तो बात करें शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न भागों में 4 धाम स्थापित किए थे। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई थी तथा उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। शंकराचार्य ने प्रयागराज को तीर्थराज नाम नहीं दिया था। बात करें हिंदू धर्म ग्रंथों की, तो हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा तथा यमुना के संगम पर स्थित है और यहीं सरस्वती नदी जो है गुप्त रूप से संगम में मिलती है। अतः ये त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है कुंभ का मेला। कहाँ लगेगा इस बार? हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया था, जिसको कहते हैं जंतर मंतर? अकबर ने नहीं, शाहजहां ने नहीं, सूरजमल ने नहीं, जयसिंह द्वितीय ने। तो खगोलीय वेधशाला जिसको कहते हैं जंतर मंतर, जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, उनके पिताजी का क्या नाम था बताइए? जो इससे पहले होंगे अकबर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पिता का नाम अकबर द्वितीय था, अकबर शाह द्वितीय था। अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल में मुगल सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ चुकी थी। अब बादशाह का अधिकार लाल किले के अंदर ही सिमट कर रह गया था। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किसने किया था बताइए? कौन थे सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी करने वाले नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में? कुषाण थे, बिल्कुल। तो उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जो है कुषाणों ने जारी किया था। कुषाणों के समय 4 धातुएं सोना, चांदी, तांबा तथा शीशे के सिक्के बनते थे। कुषाणों ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए, परंतु कुषाणों ने अपने दैनिक जीवन में तथा व्यापारिक लेन देन में तांबे के सिक्कों का जो है प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। महावीर का प्रथम शिष्य इनमें से कौन था? कौन था? जामली। कौन था? जामली था। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामली था। इनसे जो है महावीर स्वामी के पुत्री की शादी हुई थी। महावीर स्वामी की पुत्री की शादी हुई थी। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने बना दिया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 1857 में इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के समय में ही पास हुआ था। सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बसे हुए हैं, निम्नलिखित में से किसके निकट स्थित है? सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बसे हुए हैं, किसके निकट है? झांसी तो है नहीं, फिर दतिया। तो सोनगिरी का मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित है। इनमें से कुछ मंदिर मध्यकालीन देवालय निर्माण कला के हैं, जबकि कुछ बुंदेला स्थापत्य के नमूने हैं, जहां जैनियों का प्रसिद्ध स्थल है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसने किया था? किसने किया था महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर।
तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव एवं 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज जिस सिद्धांत पर आधारित है, कई बार बताया होगा, एकेश्वरवाद पर आधारित है। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया था। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक थे पिल्ले। कौन पिल्ले? सीवी रमन पिल्ले? नहीं, के रामकृष्ण पिल्ले। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, निम्नलिखित में से स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन स्टेटस दर्जा दिया जाएगा किसको? भारत को। ये था, अगर यही पूर्ण स्वराज्य होता तो गलत हो जाता पहला स्टेटमेंट। संविधान सभा द्वारा निर्मित एक संविधान होगा, ठीक है, ऐसा भी था स्टेटमेंट। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था, मतलब अपना मन है उसका। ये भी है, ये भी है, ये भी है। हिंदुओं तथा मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, नई कार्यकारी परिषद की नियुक्ति, ठीक है, जिसमें हिंदुओं तथा मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ऐसा कुछ नहीं था, गलत है यहाँ पर सी वाला स्टेटमेंट। तो देखिए, क्रिप्स मिशन ने 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत की। इसमें युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण की बात कही गई थी जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो, उसे राष्ट्रकुल से भी अलग होने का अधिकार प्राप्त था। युद्ध के बाद प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के निचले सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का प्रस्ताव जो है वो किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की कौन थे? कौन थे? यही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने ही 1858 में अफगानिस्तान की यात्रा की थी। उनके साथ इंदिरा गांधी भी थी। तत्पश्चात प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने 2 बार अफगानिस्तान की यात्रा की थी। ये रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी। तो कराची का अधिवेशन जो है 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे से ना बचा पाने के कारण गांधी जी को जो है इस अधिवेशन में वामपंथी युवाओं ने तीखी आलोचना का शिकार होना पड़ा था। गांधी जी को इस अधिवेशन में वामपंथी युवाओं की तीखी आलोचना का शिकार होना पड़ा था। कराची में इस अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे, ठीक है। कराची में इस अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को जो है काले झंडे दिखाए थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। आंसर दिख गया होगा इसका तो आपको। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का प्रमुख प्रतिफल क्या था? क्या था फल? हिंदू मुस्लिम एकता। पहला ही सही है। तो 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। मुस्लिम नेताओं ने असहयोग आंदोलन में सर्वाधिक योगदान देने वाले नेता थे, ठीक है। मुस्लिम नेताओं ने, नेता सही है, सॉरी फॉर 10 कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हैं इसमें। मुस्लिम नेता असहयोग आंदोलन में सर्वाधिक योगदान देने वाले नेता थे डॉक्टर अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, मोहम्मद अली, ठीक है। लेकिन नीचे वाली लाइन से तो ठीक ही लग रहा है, सही है, नेताओं ठीक है, ठीक है। कौन कौन थे? डॉक्टर अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली और मोहम्मद अली, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? द इंडियन ओपिनियन पत्र अंग्रेजी में तो छापा जाता था, गुजराती में भी छापा जाता था,
उर्दू में भी छापा जाता था, नहीं छापा जाता था तो तमिल भाषा में। तो इंडियन ओपिनियन पत्र जो है तमिल भाषा में नहीं छापा जाता था, याद रखना। तो ये 15 प्रश्न थे। हिस्ट्री के इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।